लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें अभी और मेरा कोड यूज करें हरदयाल कुशवा, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाले हैं एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी के, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं फटाफट इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। 5,000, 9,000, 11,000 और 16,000। और ये प्राइस हाइक का लास्ट डे है 8 सितंबर, तो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो फटाफट ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आप कोड इस्तेमाल कीजिए मेरा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कम कीमत पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अभी नया अनाउंसमेंट, बूस्ट योर एमपीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशंस विद दीज ऑफर, जिसमें कि 24 महीने में आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड ही कंटेंट मिलता है, लेकिन प्लस में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एमपीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस की कवरिंग की जाती है, जो कि आपको पूरा अनलिमिटेड मिलता है प्लस में। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू विल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको पूरा एग्जाम की तैयारी की जाती है और साथ में मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवा कैपिटल लेटर में। बेनिफिट सब्सक्रिप्शन के, जिसमें कि आप अपनी टीचर मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर, सभी बैच कोर्स अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग मिलती है, पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर से सिंगल कैटेगरी के, जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं उनके द्वारा, वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं डाउनलोड करके और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट 2020-21 का हर संडे कंडक्ट हो रहा है, जिसमें कि आप अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा टॉप 100 रैंक होल्डर्स को, जो कि सुबह 10 बजे होता है और रात में 8 बजे हर संडे कंडक्ट किया जाता है। अनअकैडमी पर एमपीपीएससी मेंस का मॉक टेस्ट की सीरीज विथ एनालिसिस सेशन चलती है। एमपीपीएससी एमपीजी के ब्रह्मास्त्र के नाम से ये कंटेंट चलता है, जिसमें कि वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि मंडे टू फ्राइडे 20 करंट अफेयर्स के साथ में कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज साथ में तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स T20 का सी सेट की प्रैक्टिस तैयारी, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे। बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में की जा रही है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और इसमें आपको पीडीएफ भी हर कोर्स हर टॉपिक की मिलेगी। तो तुरंत ज्वाइन करें, मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा जो कि नीचे लिखा हुआ है उसको लगाना है आपको, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मिशन एमपीपीएससी 2020 की 2 साल का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम के लिए किया जा रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन करें। 8 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। प्लस में आपको भरपूर तैयारी करने को मिलेगी, पूरे 2 साल का है, यानी कि जो मिशन 2022 का एमपीपीएससी है उसके लिए ये पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड लगाना नहीं भूलिएगा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी में की जा रही है। 75 डेज का कोर्स है, जो कि अभी 2020-21 का जो एमपीपीएससी होने वाला है 9 सितंबर से ये बैच चालू होने वाला है, तो ज्वाइन करें प्लस को और भरपूर तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको पूरा मिलेगा, और जो बैच सितंबर में स्टार्ट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं और साथ में आगे कंप्लीट पूरे महीने में होंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनेंगे, और सारे बैच से आप भरपूर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के वेरिएशन 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के हैं, तो इसमें आप ज्वाइन करके मेरा रेफरल कोड डालिएगा आप, जो कि कोड है सामने हरदयाल कुशवा, इसको आपको लगाना है। लगाने के बाद में प्रोसीड टू पे का बटन जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद में आप प्लस की यूजर्स बनकर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से भरपूर तरीके से कर पाएंगे। 10% का डिस्काउंट आपको मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा लगाने पर सीधे मिलेगा। अनअकैडमी का नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है यहाँ पे, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि 15 दिन का करंट अफेयर की मैगजीन है, और ये प्लस की यूजर्स के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें कि आप प्लस के
सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में इस मैगजीन को एक्सेस कर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर लाइव क्लास फीचर्स, पीडीएफ, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज पूरे कोर्सेज में। लाइव क्लास में आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने क्वेश्चंस की, अपने एग्जाम्स की तैयारी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि पोल में पार्टिसिपेट कर एबीसीडी में आपको आंसर देना है और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे। सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, जिसमें कि आपको सारे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं और हर सब्जेक्ट पर आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। अनअकैडमी पर वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करके आप एग्जाम्स के लेवल को यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पूरी तैयारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की। तो लेट्स क्रैक इट। और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको लगाकर आप 10% का डिस्काउंट सीधे पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीधी वाला क्षेत्र जो कि पूर्वांचल क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? प्रदेश में 125 से लेके 150 सेंटीमीटर की जो बारिश होती है, प्रदेश में 125 से लेके 150 सेंटीमीटर तक की जो बारिश होती है, वो वाला जो क्षेत्र है वो प्रदेश का दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। दक्षिण वाला क्षेत्र कौन सा है? दक्षिण से लगा हुआ क्षेत्र और पूर्व से लगा हुआ क्षेत्र, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र कहलाता है। इस दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में जो बारिश का एवरेज होता है वो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर। कितना है? 125 सेंटीमीटर से लेके 150 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र कहलाता है, ये क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? यहाँ पे आते हैं शहडोल, अपना शहडोल वाला क्षेत्र, क्योंकि ऊपर वाला क्षेत्र हो गया यहाँ पर। यहाँ से नीचे आता है शहडोल, आता है शहडोल के बाद में अनूपपुर आता है, छिंदवाड़ा, बालाघाट, ये वाला जो क्षेत्र आता है, छिंदवाड़ा, बालाघाट और बैतूल, यहाँ पे जो एवरेज बारिश होती है वो 125 से लेके 150 सेंटीमीटर के पास में होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? पीडीएफ नोट्स में और ज्यादा आपको अच्छे से क्लियर होगा। मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ उतना याद रखिएगा। ये क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया? अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र ऊपर वाला, यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी का जो दबाव बनता है उससे मिलता है। बाकी 125 से लेके 150 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। ठीक है ना? सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कहां पर है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो होता है वो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अपने को बस यही जानना है कि सबसे अधिक वर्षा, सबसे कम वर्षा और सबसे कम वर्षा वाले जिले और मानसूनी जलवायु का जो प्रदेश है वो कहां पर मूवमेंट होता है और मानसूनी वर्षा सबसे ज्यादा कहां पड़ती है, ये प्रभाव जानना जरूरी है। और यही क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना है, क्वेश्चंस में बनती है। ठीक है, अगला जो ये तो अपन ने वर्षा के आधार और वर्षा के प्रकार के बारे में जान लिया। ठीक है ना? इसमें औसत वर्षा मैंने आपको बताया दी कि औसत वर्षा का क्षेत्र कौन सा है, जो कि 112 सेंटीमीटर, जो कि मध्य प्रदेश की विभाजित वाली जो रेखा 125 सेंटीमीटर, उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इस पूरे को अपन जोड़ा जाए, इस पूरे को जब जोड़ा जाए, ठीक है ना, तो उससे अपनी औसत वर्षा निकलती है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो औसत वर्षा का जो अनुमान है वो कितना है? 112 सेंटीमीटर। यानी कि समस्त वर्षाओं का आकलन करने के बाद में मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा होती है पूरे मध्य प्रदेश क्षेत्र में वो 112 सेंटीमीटर के आसपास नापी जाती है। और यहाँ पे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग सेंटीमीटर, अलग अलग तरह की वर्षा होती है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है तो कहीं पर कम वर्षा वाला, मिनिमम कम वर्षा वाला क्षेत्र, कहीं पर औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र अपना यहाँ पर हो जाता है। और ये जो कि है 125 से लेके 150 सेंटीमीटर वाला वर्षा क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपन मध्य प्रदेश के तापमान, टेम्परेचर पर।
यहां तक क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश के अगर तापमान की बात करें, टेम्परेचर की, तो मध्य प्रदेश के टेम्परेचर पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का। कर्क रेखा मध्य प्रदेश की बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश का पूरा पेट काटती हुई जाती है। तो सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ता है मध्य प्रदेश में, वो कर्क रेखा सबसे ज्यादा प्रभावशील होती है मध्य प्रदेश के तापमान पर। ठीक है ना, यही मध्य प्रदेश के तापमान को कम ज्यादा करती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो सबसे अधिक टेम्परेचर मध्य प्रदेश में कब होता है? 21 जून को। 21 जून का जो दिन होता है, जो कि सबसे बड़ा दिन कहलाता है, वो दिन सबसे ज्यादा बड़ा होता है और सबसे ज्यादा तापमान वाला दिन कहलाता है। क्योंकि 21 जून को जो सूर्य है, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा पड़ता है। 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो बिल्कुल सीधी लंबवत पड़ती है। इस कारण से भारत के क्षेत्र में, भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा कहलाता है। भारत की अगर स्थिति देखी जाए, भौगोलिक स्थिति, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। तो उत्तरी गोलार्ध में जब विषुवत रेखा से ऊपर सूर्य पड़ता है और कर्क रेखा के आसपास आता है, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो बिल्कुल लंबवत पड़ती हैं। इस कारण से उत्तरी गोलार्ध का जो तापमान है, उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध का तापमान बढ़ जाता है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा के लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सर्वाधिक तापमान की बात की जाए, तो सर्वाधिक तापमान का जो इतिहास रहा है भारत मध्य प्रदेश का, तो वहां पे सबसे पहले सबसे अधिक तापमान गंज बासोदा, जो कि विदिशा की तहसील है, वहीं पर नापा गया था। तो वहां पर तापमान कितना नापा गया था? कुछ यहाँ पर ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर ये गंज बासोदा है, और यहाँ पर 48.7 डिग्री सेल्सियस के लगभग तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया था। लगभग 48 के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड, सॉरी 48.7 यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पर रिकॉर्ड दर्ज हुआ था। लेकिन इसके बाद में इससे भी ज्यादा तापमान कई जगह पर दर्ज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल छतरपुर में भी यहाँ पर सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ, लगभग 49 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी पहुंचा है। ठीक है ना, इधर देखा जाए तो बड़वानी में भी यहाँ पे तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तापमान है, लेकिन सबसे पहले जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था वो गंज बासोदा में रिकॉर्ड किया गया था। इसलिए ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक रिकॉर्ड कहां पर रिकॉर्ड किया गया? तो विदिशा की तहसील गंज बासोदा में। ठीक है, ग्वालियर, ये क्षेत्रफल में ये भी क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। ग्वालियर हुआ, भिंड हुआ, मुरैना हुआ। लेकिन एवरेज अगर टेम्परेचर सबसे अधिक देखा जाए तो सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ था। ऐसा नहीं है कि ये तापमान कंसिस्टेंटली यहाँ पर गर्मी में इतनी बना रहता है। ये एक बार रिकॉर्ड हुआ था, हर बार यहाँ पर तापमान इतना नहीं रहता है, रिकॉर्ड हुआ गया था। ये सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया गंज बासोदा। ठीक है, उसके बाद में अन्य क्षेत्रों में भी तापमान अलग अलग रिकॉर्ड किए गए हैं। तो सबसे अधिक तो देखा जाए तो छतरपुर में सबसे अधिक रिकॉर्ड हुआ है, जो कि 49 के आसपास है। यहाँ तो 48.7 है, यहाँ पे 49 के आसपास रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, क्लियर? अगर हम तापमान की बात होती है तो तापमान क्या कम भी होता है और ज्यादा भी होता है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको ज्यादा तापमान के बारे में बताया कि ज्यादा तापमान कितना 48-49 के आसपास है। लेकिन कम तापमान की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जो रिकॉर्ड किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? शिवपुरी में। शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश की पर्यटन नगरी के रूप में घोषित है। अगर मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोई पर्यटन नगरी घोषित की हुई थी तो कौन सी की गई थी? शिवपुरी की गई थी। तो शिवपुरी यहाँ पे की तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया जाता है। शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश की गर्दन कहलाती है। मध्य प्रदेश की गर्दन का जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये शिवपुरी कहलाता है। और यहाँ पर सबसे कम तापमान होता है, सबसे कम टेम्परेचर
एरिया अगर कुछ है तो वो है शिवपुरी। ठीक है, यहाँ पे कि सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि सबसे अधिक अगर ठंडा क्षेत्र कोई कहलाता है शिवपुरी कहलाता है। इसके बाद में एक क्वेश्चन और बनता है, ध्यान रखिएगा, वो बनता है शिवपुरी के अलावा मुरैना। जो मुरैना है, ये वाला जो क्षेत्र है मुरैना, ठीक है ना, मुरैना भी सबसे अधिक ठंडा होता है। शिवपुरी के बाद में मुरैना का नंबर लगता है, मुरैना क्षेत्र। ठीक है, तो इसको क्रमशः देखा जाए तो सबसे पहले शिवपुरी में टेम्परेचर कम होता है, उसके बाद में मुरैना का नंबर, मुरैना जिले का नंबर आता है। ठीक है, जो कि चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में अगर हम औसत से अधिक और औसत से न्यूनतम, मध्य प्रदेश में अगर हम तापमान की बात करें तो मध्य प्रदेश का टेम्परेचर औसत यानी कि एवरेज से हाई और एवरेज से लो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। तो वो किया जाता है दिसंबर के माह में। कब किया जाता है? दिसंबर के माह में सबसे, ठीक है ना, ये तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। प्रदेश का औसत अधिक तथा औसत न्यूनतम तापमान दिसंबर के माह में पाया जाता है। और प्रदेश में तापमान में अंतर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रदेश में सबसे अधिक तापमान का अंतर मार्च में होता है। आपका जो मार्च का महीना होता है, वो महीना जो होता है उस समय ठंड जाती है और गर्मी आती है, तो जो दिन का तापमान होता है वो अधिक होता है और रात का जो तापमान है वो कम हो जाता है। यानी कि तापमान का सबसे अधिक अंतर अगर प्रदेश में पाया जाता है तो मार्च के माह में पाया जाता है। मार्च के माह का जो तापमान का अंतर है वो सबसे अधिक है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, समस्त मध्य प्रदेश के बारे में बात किया है तो समस्त मध्य प्रदेश में जी टेम्परेचर में जो डिफरेंस है, टेम्परेचर का सबसे अधिक जो डिफरेंस आता है वो मार्च के माह में ही आता है। ठीक है ना, रात के तापमान और दिन के तापमान का जो सबसे अधिक अंतर है वो मार्च के महीने में ही आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, क्वेश्चन इस पे बनते हैं तो बिल्कुल अपना क्वेश्चन सही जाना चाहिए। अब चलते हैं मध्य प्रदेश का सबसे अधिक तापमान। मध्य प्रदेश में अगर सबसे अधिक तापमान जो जिस माह में रिकॉर्ड किया जाता है वो माह है मई। मई का जो महीना होता है मई, ठीक है ना, मई माह में प्रदेश में सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि लगभग 45 डिग्री सेल्सियस से लेकर, ठीक है ना, 49 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है ना, और ये होता है मई में। मई माह में जो टेम्परेचर है सबसे अधिक नापा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? मध्य प्रदेश में अगर तापमान की दृष्टि से बात की जाए तो तापमान का जो एक समय है वो कब तापमान कम होने लगता है, गर्मी की शुरुआत होती है, उसके बाद में वर्षा आती है तो टेम्परेचर धीमे धीमे डाउन होता है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण होने के बाद, ठीक है, सूर्य के उत्तरायण होने के बाद में गर्मी बढ़ती है और सूर्य के दक्षिणायन होने के बाद, सूर्य जैसे जैसे दक्षिण की तरफ में प्रवेश करता है, यानी कि ढलता हुआ सूरज जब आता है, तो ढलता हुआ सूरज कब आता है? सूर्य दक्षिणायन जैसे होता है, यानी कि दक्षिण में होते हुए सूर्य तिरछा हुआ तो टेम्परेचर कम हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो टेम्परेचर का समय है, टेम्परेचर समय होता है, मध्य प्रदेश या पूरे भारत की बात की जाए, पूरे भारत की भौगोलिक परिस्थिति की बात की जाए तो उसमें मध्य प्रदेश भी आता है। तो यहाँ पर जो 23 सितंबर, कौन सा, ये डेट भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, 23 सितंबर को सूर्य के दक्षिणायन होने के साथ सूर्य की जो स्थिति है वो साउथ में हो जाती है, दक्षिण में हो जाती है। जब सूर्य साउथ में चला जाता है, दक्षिणायन यानी कि साउथ मोस्ट होने के कारण जो तापमान है वो तापमान कम होने लगता है, टेम्परेचर यहाँ पर डाउन होने लगता है। यानी कि जब कर्क रेखा से सूर्य नीचे की तरफ में जाता है, इक्वेटर की तरफ में जाता है, और इक्वेटर से और नीचे पहुंच जाता है, यानी कि इक्वेटर से नीचे कौन सी, दूसरी जो रेखा कहलाती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा कितनी होती है? 23.5।
जो कि 23.5 एक इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में और इक्वेटर के दक्षिणी गोलार्ध में भी एक 23.5 होती है। वो कौन सी होती है? मकर रेखा। मकर रेखा वो भी 23.5 कहलाती है, लेकिन वो इक्वेटर के दक्षिण में और इक्वेटर के उत्तर में 23.5 कर्क रेखा कहलाती है। जब सूर्य इक्वेटर के दक्षिण में जाता है, यानी कि दक्षिणी हो जाता है और वो मकर रेखा पर आ जाता है, तब उसका 23 सितंबर 23 सितंबर होता है। तो उस समय जो तापमान है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है ना, कम होने लगता है। तो आपने देखा होगा सितंबर के बाद में जब अक्टूबर का माह आता है, फिर नवंबर दिसंबर, तो इस समय शीत ऋतु आ जाती है। जी गौरव, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरायण का मतलब ही ये होता है, सूर्य जब उत्तरायण होता है तो सूर्य क्या मकर रेखा पर आ जाता है। इसलिए हिंदू संस्कृति में मकर रेखा पर आने पर मकर संक्रांति पर्व का आयोजन किया जाता है, ठीक है ना। वो मकर संक्रांति इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि उस समय क्या ना, फसलें पक जाती हैं और फसलें पकने के बाद में उसका ही उत्सव सबसे ज्यादा प्रभावशाली मनाया जाता है। ये हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति है और उसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर जश्न मनाया जाता है हर क्षेत्र में भारत के, ठीक है। कितना क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? तेईस सितंबर के बारे में मैंने बता दिया। 23 सितंबर में सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध यानी कि दक्षिणायन सूर्य होने के कारण सर्दी की ऋतु की शुरुआत हो जाती है 23 सितंबर 23 सितंबर के बाद में। उसके बाद में जब अक्टूबर का माह आता है तो अक्टूबर के माह में टेम्परेचर और कम हो जाता है। तो एवरेज टेम्परेचर जो अक्टूबर माह का रिकॉर्ड किया जाता है वो 20 डिग्री से लेकर 26-27 डिग्री तक रिकॉर्ड होता है, ठीक है। ये आपने भी अनुभव किया होगा, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि अक्टूबर माह का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री से लेके, ठीक है, 20 से लेकर 26-27 डिग्री की सेल्सियस के आसपास में रहता है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे सूर्य दक्षिण से ऊपर की ओर आता है, क्योंकि फिर माह जब आगे बढ़ते चले जाते हैं, सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो जैसे सूर्य, ठीक है ना, दक्षिण से उत्तरायण होता है तो गर्मी टेम्परेचर बदलता है और टेम्परेचर में यहाँ पर वृद्धि होने लगती है। फिर टेम्परेचर और आगे बढ़ने लगता है। तो जब टेम्परेचर आगे बढ़ता है तो उत्तरायण हो गया, तो उत्तरायण हो गया तो गर्मी आ गई, तो उसके बाद में टेम्परेचर में यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे सबसे ज्यादा अगर गर्मी का, सबसे ज्यादा अगर ठंड का महीना होता है तो वो कौन सा होता है? दिसंबर माह। दिसंबर माह में सबसे पीक पे गर्मी रहती है, ठंड रहती है। सबसे ज्यादा अगर शीत ऋतु का समय मध्य प्रदेश में होता है तो वो दिसंबर माह में होता है। जनवरी में आके वो जो टेम्परेचर है फिर और ज्यादा फिर एकदम से इंक्रीज होता है और उसके बाद में अंतर दिखता है आपको। फिर मकर संक्रांति जो आती है, सूर्य लंबवत पड़ता है कर्क रेखा पर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, जो कि उत्तरायण होने के बाद में आता है। फिर मार्च में टेम्परेचर में काफी ज्यादा अंतर हो जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। दिन का और रात के तापमान में जो अंतर है सबसे अधिक रिकॉर्ड किया जाता है तो वो मार्च के माह में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? मध्य प्रदेश की मानसूनी जलवायु के बारे में अभी मैंने जो भी बताया, यहाँ पर कोई डाउट? चलिए, तो मानसूनी जलवायु का ये टॉपिक अभी अपना यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको अभी डाल दूंगा, देन पीडीएफ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसमें सारे फैक्ट्स और ज्यादा अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। उसको पढ़ लीजिएगा आप। उसमें जब भी मैं पीडीएफ डालूं तो रोज उसी टाइम या फिर उसके 1 घंटे बाद में आप उसका रिवीजन कर दिया कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना। हम मंडे को मिलते हैं। ध्यान रहे, मंडे से आप सभी को जानकारी होगी कि मंडे से हमारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन कोर्स का। तो फाउंडेशन कोर्स में जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आप में से ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास में लिंक्स मिल गए हैं, उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, फिर मैं यहाँ से एक्टिव कर दूंगा, ठीक है।